नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। उत्तराखंड में मंगलवार से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। कांग्रेस ने आज देहरादून कांग्रेस भवन में विधानमंडल की बैठक की। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लग गई है। सूत्रों की माने तो विधायकों ने चकराता से विधायक प्रीतम सिंह के नाम पर विधायकों ने सहमति जता दी है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए देवेंद्र यादव ने कहा कि सत्र के शुभारंभ से पहले नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के पंचम विधानसभा का पहला सत्र 29 मार्च को आहूत हो रहा है, जिसके दृष्टिगत जहां एक और कार्य मंत्रणा की समिति में कल का एजेंडा तैयार कर लिया गया है। साथ ही कांग्रेस विधायक मंडल दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर भी गहन मंथन हुआ। देखिए, चुनाव के नतीजों के बाद एक कमेटी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से नियुक्त हुई, जिसमें अविनाश पांडे जी और हमने आकर जहां हमारे नियुक्त जो इलेक्टेड मेंबर्स थे और जो किसी भी कारण विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए, उन सभी के साथ चर्चा की गई। उसी की कंटिन्यूएशन में हम सब जानते हैं कि कल से, क्योंकि विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और विधानसभा में कौन हमारा लीडर हो, कांग्रेस का नेतृत्व कौन करे, उसी सब को लेकर आज हमने सीएलपी की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सभी हमारे साथियों ने सभी ने एक मत से ये फैसला किया है कि कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी को विधानसभा में कौन लीड करे, उसके लिए माननीय सोनिया गांधी जी, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनको ऑथराइज किया गया है। और उसमें सभी की, हमारे सभी सीनियर और जो नए साथी हैं, उनकी ये सहमति के साथ ये फैसला किया गया। निश्चित ही मैंने जैसे आपको कहा कि ये 5 जो हमारे राज्यों के चुनाव थे, उससे बहुत ही कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी। सभी स्टेट्स में यथासंभव मेहनत और लोगों की आवाज़ बनने का वहाँ के कांग्रेसियों ने काम किया, लेकिन इस हार के पश्चात तुरंत हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें ये फैसला भी लिया गया था कि जितने भी हमारे 5 राज्य हैं, उन 5 राज्य के जो स्टेट अध्यक्ष हैं, उनका इस्तीफा लिया जाए और दोबारा से पूरा इसको रिस्ट्रक्चर करके कि किस तरीके से हमें आगे और मजबूती के साथ, एक नए जोश के साथ हम आगे बढ़ सकें, उस सोच के साथ इन सभी साथियों का इस्तीफा लिया गया था। हमने इस बारे में भी, जैसे मैंने कहा पहले जब हमारी विजिट हुई तो उसमें भी हमने इस बारे में चर्चा की थी और एक रिपोर्ट बनाकर माननीय अध्यक्षा महोदय को सौंप दी गई है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम एक नया अध्यक्ष और कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। आपको बता दें कि गोवा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में प्रमोद सावंत का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान सीएम धामी ने प्रमोद सावंत को बधाई दी और कहा कि प्रमोद सावंत के कुशल नेतृत्व में गोवा विकास के नए आयाम प्राप्त करेगा। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सोमवार को सचिवालय में चारधाम यात्रा 2022 की तैयारियों के संबंध में सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड के कारण पिछले 2 सालों में यात्रियों की संख्या सीमित रही है, लेकिन इस वर्ष चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ने की संभावना है। सुगम और सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए सभी विभागों को अपने अपने क्षेत्र में व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होंगी। मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले मार्गों को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक और पार्किंग पर भी ज्यादा फोकस किया जाए। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष अकील अहमद ने बीजेपी सहित कांग्रेस पार्टी को भी उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का विरोध बताया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी केवल मुस्लिमों के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के युवाओं के लिए होगी।
उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर आरोप लगाया कि 2022 में उत्तराखंड में जब कांग्रेस हार जाती है तो उसका जिम्मेदार उन्हें बताया जा रहा है, जबकि उन्होंने सिर्फ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की ही बात की है, जिसको बीजेपी ने तो मुद्दा बनाया ही, पर उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने भी उन पर पार्टी को हरवाने का आरोप लगाया। मुद्दा मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेके है। आपने देखा कि चुनाव में 2022 के इलेक्शन में जो है एक मुद्दा छा रहा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जिसको इस इलेक्शन में उन्होंने काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, प्रधानमंत्री तक ने किया, और जितने मुख्यमंत्री यहाँ पे भाजपा के हैं, उत्तर प्रदेश से योगी जी, पुष्कर सिंह धामी जी और आसाम के मुख्यमंत्री, सारे नेता बीजेपी के, सबने जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुद्दा बना के जो है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने का काम किया है इस प्रदेश के अंदर जो है। उसी पे आज मैंने पेशी की है कि ये बात जो है पहुंचनी चाहिए जो है लोगों तक जो है कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो ठेका मेरे को फोड़ा जा रहा है। अब हमारे कांग्रेस के कुछ लोग ये कह रहे हैं नेता कि जी मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान की वजह से जो है कांग्रेस हार गई, ये कहना गलत है। बिल्कुल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जो है मेरे पे ठिकाना फोड़ा गया। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान सबका है, और जिस तरीके से वो हिंदू मुस्लिम जो है करके चल रहे हैं, इस देश को जो है विभाजन करने का काम कर रहे हैं, ये देश जो है गलत रास्ते पे जा रहा है जो है। क्या कांग्रेस भी नहीं चाहती कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाए उत्तराखंड में? देखिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो है मैंने 10 बिंदुओं में मांग की थी, मेरी विधानसभा सहसपुर पड़ती है। मैंने ये कहा था कि भाई मैंने निर्दलीय पर्चा भरा, मेरे को टिकट नहीं मिला, तो मैंने 10 मांगों के साथ पर्चा वापस करने की बात की थी। उसमें एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला था, डिग्री कॉलेज का मामला था, सरकारी हॉस्पिटल का मामला था, तो मैंने मांग की थी। हाँ, उसमें ये जरूर है कि किसी ने उसमें यस नहीं किया था उस समय, लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने साफ कर दिया, बिल्कुल जो मीडिया ने उनसे पूछा कि हमारे मैनिफेस्टो में मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है जो है, उन्होंने इनकार किया जो है उससे। लेकिन मैं आज यहाँ प्रेस में ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ बड़ी भारी संख्या में जो है मुस्लिम यहाँ पर निवास। उत्तराखंड के विक्रमपुर मोड़ पर मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे पलट गई। ट्रॉली में सवार 2 महिला श्रमिकों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 53 से अधिक श्रमिक घायल हो गए हैं। सभी घायलों को काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित सहोता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां सहोता हॉस्पिटल पहुंचकर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने हालचाल जाना। इस दौरान पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वो समय समय पर आकर घायलों के दुख दर्द को जानेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि घायलों का फल भी उन्हें वितरित किया जाए। है जैसे आप सबको पता है कि ट्रैक्टर ट्रॉली कल रात को पलट गई है बाजपुर के पास पुराना फार्म्स के निकट, जिसमें 55 प्लस लोग थे। उसमें अनफॉर्चुनेटली 2 लोगों की कैजुअल्टी हुआ है। जो बाकी जो नॉर्मल से लेकर सीरियस तक जो भी इंजर्ड है, सभी इसी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे काशीपुर में एक न्यूरो सर्जन है सहोता, डॉक्टर सहोता साहब, वो बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। तो कुछ 5 पेशेंट्स आईसीयू में है एंड बाकी सब नॉर्मल इंजरीज है, एंड कुछ लोगों को बोन डैमेज है, जैसे फ्रैक्चर्स होता है, वो सब भी कर रहे हैं वो हैंडल। तो लेट अस सी हाउ इट प्रोसीड्स अभी तक को। तो हमारी तरफ से निर्देश ये है कि पुलिस फोर्स को कि यहाँ पे एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगा के रखेंगे, नॉट ओनली फॉर द सिक्योरिटी, फॉर अ कोऑर्डिनेशन। तो हॉस्पिटल और प्रशासन और पब्लिक और परिवार वालों के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए हम पुलिस फोर्स को तैनात कर रहे हैं, और हम हर संभव सहायता करेंगे। किसी भी प्रकार से हमारे तरफ से जो सहायता हो सकती है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन वाली काम होता है, इलाज में जो भी मदद हो सकता है, जिस तरीके से जैसे कोऑर्डिनेशन वाली एफर्ट्स केवल वो करेंगे। तो अभी देखते हैं, हम कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी सभी लोग रिकवर करके सकुशल अपने अपने घर पे हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए। अभी तक तो मेरे से जो डॉक्टर साहब ने बात किया है, तो किसी को हायर सेंटर का अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जैसे बताया कि ये 3 लोगों को स्पाइन इंजरीज है। एंड बहुत लकीली काशीपुर में हमारे साथ डॉक्टर सहोता जी है, जो बहुत ही ट्रेंड एंड क्वालिफाइड एंड एक्सपर्ट न्यूरोसर्जन। बाजपुर में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा वर्कर्स ने धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार से आशा वर्कर्स की मांगें पूरी किए जाने की मांग की है। बता दें कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों और फेडरेशन के संयुक्त आह्वान पर देश भर में 28 और 29 मार्च को देश भर की आशा वर्कर्स और स्कीम वर्कर्स हड़ताल पर हैं
और इसी के चलते बाजपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा वर्कर्स ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा वर्कर्स ने भारत सरकार से आशा वर्कर्स को नियमित और न्यूनतम 26,000 रुपए वेतन लागू करने, आशा वर्कर्स की उनको सेवानिवृत्ति होने पर पेंशन दिए जाने समेत 12 सूत्रीय मांगों को शामिल किया। और इस दौरान आशा वर्कर्स ने प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से साल 2021 में आशा वर्कर्स के लिए जारी किए गए शासनादेश को लागू करने की मांग की है। इस दौरान आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की प्रदेश उपाध्यक्ष रीता कश्यप ने कहा कि आशा वर्कर्स और स्कीम बरकत के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स ने हमेशा फ्रंट लाइन में रहते हुए कार्य किए हैं, लेकिन आशा वर्कर्स की मांगों को हमेशा अनसुना किया जाता रहा है। आज जो हमारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये हमारा पूरे देश के अंदर है, देशव्यापी हड़ताल है और 28-29 मार्च 2 दिनों का है। इसमें जो हमारी मांगे हैं वो है कि जो हमारी आशा बहनें हैं या सभी स्कीम वर्कर्स हैं उनको 26,000 मासिक मानदेय सरकार जो है दे और 10,000 जो है उनका पेंशन का जो भी उनको जो है पेंशन लागू करनी चाहिए। साथ ही जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं उनमें जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर्स नहीं है, हम लोगों को बहुत कई परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो हम सरकार से चाहते हैं और अपने मुख्यमंत्री से भी चाहते हैं कि वो हॉस्पिटल में जो है डॉक्टरों की तैनाती करें अच्छी तरीके से, ताकि हम लोगों को ये परेशानियों का जो है सामना ना करना पड़े। साथ ही जो बीते वर्ष में 2021 में जो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने आशाओं के साथ जो वादा किया था उसका जो है शासनादेश उन्होंने जारी भी किया था, लेकिन वो अभी तक हम लोगों को नहीं मिल पाया है। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जो शासनादेश उन्होंने जारी किया था वो शीघ्र जो है हमें जो है आशाओं के खाते में। हरिचंद गुरुचंद मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी 3 दिवसीय महावरुणी मेले की तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि हरिचंद्र गुरुचंद मंदिर के तालाब में 30 मार्च को स्नान कार्यक्रम है, जिसमें करीबन 2 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। कमेटी के शंकर मंडल में बताया गया कि 2 साल लॉकडाउन के चलते वारुणी स्नान कार्यक्रम नहीं हो सका, इसलिए इस बार बड़ी ही धूमधाम से मेले का आयोजन किया जा रहा है। उनतीस मार्च और 30 मार्च और 31 मार्च 3 दिन ये महावारुणी महामेला, और ये 3 दिन के अंदर जो है ये समाप्त हो जाएगा। हमारे भारतवर्ष में लाखों में लोग ये जो है श्रीधाम ओड़ाखांदी नाम जो है हमारे गुरुदेव ने दिया, इसलिए भक्तगण पूरे भारतवर्ष से विभिन्न राज्य से जो है हमारे इस धाम। बुलेटिन में यहाँ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। स्पेशल जज पोक्सो मीना दोयपा की अदालत ने 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपित को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार के अनुसार एक व्यक्ति ने रायवाला थाने में तहरीर दी थी कि उसकी बेटी घर के पास ही खेल रही थी। कुछ देर बाद सन्नी और सूरज थापा उसकी बेटी को साइकिल से घर छोड़कर गया और बिना कुछ बताए फरार हो गया। व्यक्ति ने सन्नी से बच्ची के रोने का कारण पूछना चाहा, लेकिन वो बिना कुछ बताए फरार हो गया। व्यक्ति ने जब बच्ची से रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि सन्नी उसे चीज दिलाने का लालच देकर साइकिल पर जंगल की तरफ ले गया था और उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के कपड़े खून से लथपथ हुए थे। गंभीर हालत में बच्ची को हरिद्वार के निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां से उसे एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद स्पेशल जज पोक्सो मीना देओपा की अदालत ने 6 साल की सजा और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माने की राशि में से 15,000 रुपये पीड़ित बच्ची को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा शहर में पुलिस की ओर से चालान काटने की कार्रवाई से भड़के ई रिक्शा चालक अपनी समस्या लेकर कांग्रेस विधायक भवन चंद कापड़ी के कैंप कार्यालय पहुंचे। विधायक की अनुपस्थिति में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बाबी राठौर को ई रिक्शा चालक ने अपना दुखड़ा सुनाया। बता दें कि रविवार को खटीमा शहर में पुलिस द्वारा ई रिक्शा चालकों के भारी भरकम चालान काटने से ई रिक्शा चालकों में खासी नाराजगी दिखी। इससे आक्रोशित ई रिक्शा चालकों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और पुलिस पर मनमाने तरीके से चालान काटने और गरीब ई रिक्शा चालकों को परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं रिक्शा चालकों ने आरोप लगाया कि 10-10 हजार के चालान काटकर ई रिक्शा चालकों को बेरोजगारी और भुखमरी के कगार पर धकेला जा रहा है। मेरे पास रहने को घर भी नहीं है, किराए पर रहता हूँ। 5 लड़की है मेरी। अब मैं टुक टुक चलाता हूँ। गिरमी जेवर रख के टुक टुक निकाला है मैंने। अब सर मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मेरा लाइसेंस कैसे बनाओगे? कार का चलेगा नहीं, मोटरसाइकिल का चलेगा नहीं, तो इसका लाइसेंस कहाँ से बनेगा? मेरे को पुलिस वाले करते हैं परेशान। जरा जरा से हमको मारने को आते हैं साहब, डंडे मारते हैं। एक बार शीशा तोड़ दिया, फिर 7,000 का शीशा डलवाया है मैंने गाड़ी में। टुक टुक वालों को कल जो चालान काटा गया है उसको लेकर आज जितने भी खटीमा में टुक टुक वाले हैं सब लोग यहाँ पर आए थे और विधायक जी से बातचीत भी हुई है। और विधायक जी को देहरादून जाना था तो विधायक जी अभी इनकी बात सुन के देहरादून की तरफ गए हैं और सीओ साहब से उन्होंने बात करी है। तो सीओ साहब अभी रुद्रपुर है, वो शाम को आएंगे तो हम एक शिष्टमंडल लेके उनके पास जाने वाले हैं शाम को और उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से पुराने जो टुक टुक आए थे तो उसमें चेचिस नंबर नहीं होता था। अब चेचिस नंबर नहीं है तो वो रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराएंगे? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि इन्होंने 10-10 हज़ार की जो चालान काटे हैं ई रिक्शा वालों के। अब वो गरीब परिवार के लोग हैं और बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने अपना ज़मीन बेच के या किसी से कर्जा मांग के ई रिक्शा लिया है और 10-10 हज़ार का उनका चालान काटा जा रहा है। इसमें भी हम सीओ साहब से बात करेंगे। और एक का ई रिक्शे का इन्होंने प्रदूषण का चालान काटा है। तो इन सब पूरे मुद्दे पे जो 5-6 बिंदु हैं उन पे हम सीओ साहब से बात करेंगे। गरीब लोग हैं, किसी भी प्रकार से इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और जो भी योजना है भाई, पहले आप देखेंगे कि भाजपा की सरकार में ही राज्य सहकारी बैंक से इनको लोन के माध्यम से ई रिक्शा दिलाए गए। आज वो ई रिक्शा अपना किसी भी प्रकार से लोन लेके। उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 42 नए मामले मिले हैं। वहीं 59 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना में किसी भी मरीज को मौत नहीं हुई है। कोरोना संक्रमण दर 1.27% रही। बता दें कि रविवार को भी 4 जिलों में 15 नए कोरोना संक्रमित मिले थे, जबकि किसी कोरोना मरीज की कोई मौत नहीं हुई थी। वहीं इस दौरान 16 संक्रमित ठीक भी हुए थे। वहीं तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या 92,292 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार को 3,949 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उत्तराखंड में मार्च तकरीबन सूखा गुजरने के कगार पर है। करीब 6 जिलों में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है, जबकि अन्य में इससे भी न के बराबर बारिश हुई है। इस बीच तापमान में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। करीब 3 सप्ताह से ज्यादा क्षेत्रों में पारा सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 31 मार्च तक तापमान में और वृद्धि हो सकती है। साथ ही मध्य हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर पिघलने और हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। पिछले 3 सप्ताह में मैदानी क्षेत्रों में पारा सामान्य से 5-6 जबकि पहाड़ी इलाकों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अधिक बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। रविवार से 31 मार्च के बीच ज्यादातर क्षेत्रों में तापमान में अत्यधिक उछाल आने के आसार हैं, जबकि हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ पिघलने और हिमस्खलन की आशंका बन रही है। वनों में आग की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने पहले ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी थी। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2022 का आयोजन 28 मार्च से 18 अप्रैल 2022 तक होगा। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड बोर्ड के
10वीं की परीक्षा के लिए 1,29,785 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें रेगुलर छात्रों की संख्या 1,27,414 और प्राइवेट छात्रों की संख्या 2,371 है। तो वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 1,13,170 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया। इसमें से 1,10,204 छात्र रेगुलर और 2,966 प्राइवेट हैं। परीक्षा के लिए 1,333 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 191 केंद्र संवेदनशील और 18 अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। उनतीस मार्च से शुरू होने जा रहे उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष दल कांग्रेस भी तैयार नजर आ रही है। जहां 2017 के विधानसभा चुनावों में 11 सीटें जीतकर विपक्ष की भूमिका में 5 साल गुजारने के बाद इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में 19 के आंकड़े में ही सीमित हुई कांग्रेस फिर से विपक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाली है, जिसको लेकर कांग्रेस 19 की संख्या बल के साथ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को तमाम मुद्दों पर घेरने का दावा कर रही है। विधानसभा सत्र के लिए देहरादून रवाना होने से पहले हल्द्वानी से कांग्रेस के नवनिर्वाचित युवा विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि भले ही उनके पास 19 की ही संख्या हो, लेकिन वो सभी मजबूती के साथ सदन में अपनी बात को रखेंगे। सुमित हृदयेश का कहना है कि सदन में उनकी तरफ से हल्द्वानी के विभिन्न मुद्दों को रखने वाले हैं, जिसमें हल्द्वानी में लंबे समय से लंबित विकास परक योजनाओं को रखा जाएगा। आज शाम को विधायक दल की मीटिंग है। पहले विधायकों से अलग अलग मिला जाएगा, फिर विधायक दल की समूची बैठक होगी, तो उसमें कई चीज़ें और बाहर निकल के आएंगी। नहीं, देखिए, सब प्रतिभावान है, सब दावेदारी पेश करने का पूरा हक है, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी से कुछ तो हमें सीखना ही पड़ेगा। वहाँ पे जो मंत्रिमंडल बना, कुछ बना, चाहे उसमें जो भी लोग आए, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी दोबारा बनाए गए और वो हार चुके थे चुनाव, लेकिन वहाँ पे किसी ने मुखर होकर कोई बयान नहीं दिया। तो ये तो देखिए, जो हाईकमान का आदेश हो वो सर्वमान्य होना चाहिए। अब उसके बाद अगर हाईकमान एक निर्देश दे दिल्ली से, कई हम सब जितने लोग हैं, चाहे मैं अपनी माता जी की बात करूं, चाहे मैं सुमित हृदयेश की बात करूं, हम सब लोगों को ये जो आज अवसर मिला है विधानसभा में जाने का, विधायक बनने का, ये हमारी पार्टी ने दिया। तो जो पार्टी का हाईकमान है, उनका जो निर्देश है वो सर्वोपरि होना चाहिए, और उसके आगे सुमित हृदयेश के मुंह से आप कभी बयान नहीं सुनेंगे। जो उनका निर्णय। उत्तराखंड ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार श्रम कानूनों को समाप्त करने में लगी हुई है और मजदूरों को गुलामी की ओर धकेल रही है। इस मौके पर एटक के उपाध्यक्ष समर भंडारी ने कहा कि सरकार 29 श्रम कानूनों के साथ स्थान पर लाई जा रही है। 4 श्रम संहिताओं को रद्द करें और 12 घंटे काम करने के आदेश को भी रद्द करें। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी पर कानून बनाए और सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले श्रम कानूनों में किए गए भारी बदलाव को तत्काल वापस ले। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार बढ़ती महंगाई पर रोक नहीं लगा पा रही है और पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और आपको ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ने सबने तय किया था कि हम मोदी सरकार को नहीं सुनेंगे। हमारे सार्वजनिक उपक्रम पेश किए गए हैं, हमारे ऑर्डिनेंस हमारे LIC कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, लाइनें 133 बंदरगाह बेचती, कोल इंडिया बेचती, ONGC का ये निजीकरण की मार कर। इसलिए मैं ये अपील, हम लोग ये भारत है जब सरकार को चेताना स्वरूप सारे पूरे देश में आज नैतिक जिम्मेदारी कर रहे हैं कि आप रोजगार दे नहीं सकते। एक्चुअली है क्या कि राष्ट्रीय स्तर पर पहले किसानों पर हमला किया गया, 3 काले कानून लाए गए, अब 4 ऐसे कानून लाए गए हैं जो मजदूर विरोधी हैं, जन विरोधी कानून हैं। जो अधिकार प्राप्त किए थे मजदूरों ने वो सारे समाप्त करना, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, LIC हो, चाहे रक्षा संस्थान हो, हवाई अड्डे हो, रेलवे हो, सबके निजीकरण को के रास्ते पर ये केंद्र की सरकार जा रही है। देशभक्तों की सरकार सार्वजनिक संपत्ति बेच रही है। रोजगार कहाँ से मिलेगा? अगर ये सब सरकारी संस्थान निजी हो जाएंगे तो रोजगार का अभूतपूर्व संकट आए।
फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।